टैक्स को ऐसे प्लान किया जा सकता है, बचाया कैसे जा सकता है। 25-26 में अगर कोई भी ट्रेडर ये फाइनेंशियल ईयर में 12 लाख तक का प्रॉफिट करता है तो उनको कोई टैक्स नहीं लगता। अगर वो डेडलाइन मिस हो गई तो फिर वो लॉस क्लेम नहीं कर सकते। हस्बैंड ने वाइफ को गिफ्ट कर लिया तो आइडियली तो हस्बैंड की इनकम थी, वाइफ समझो हाउसवाइफ थी, तो ये टैक्स का फायदा करने के लिए उन्होंने किया। म्यूचुअल फंड में और एक टैक्सेशन बेनिफिट होता है, ऑडिट नहीं करने की पेनल्टी भी 1.5 लाख रुपए है। What is the good legal way to reduce the tax burden? मुझे ये चीज नहीं पता थी। नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए मास्टर्स इन वन के पॉडकास्ट में। अभी आज के पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट है वो है चिराग चौहान जी। और आज का जो हमारा पॉडकास्ट है ना ये ट्रेडिंग के बारे में होने वाला है, ना ये इन्वेस्टिंग के बारे में होने वाला है, बट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है हमारा टैक्सेशन, ये उसके बारे में होने वाला है। तो चिराग जी है जो हमारे गेस्ट है और ये पिछले 15-16 साल से सीए प्रैक्टिस कर रहे हैं और इन्होंने आज के वीडियो में है ना बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई है। आप लोगों के मुझे बहुत क्वेश्चन आते थे कि सर अगर हम शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट अर्न करते हैं या लॉन्ग टर्म में करते हैं या फिर हम लोग इक्विटी में करते हैं या डेरिवेटिव में करते हैं तो उसका कैसे टैक्सेशन करना चाहिए, और भी बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चन आते थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक प्रॉपर सीए को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ और उनसे ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो यही है आज का हमारा पॉडकास्ट। अगर आप एक इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो या नॉर्मल आपको टैक्सेशन के बारे में भी कुछ जानना है तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इनफैक्ट आज के वीडियो में चिराग जी ने हम लोगों को कुछ ऐसी ट्रिक्स बताई है जिससे हम हमारे टैक्स को बचा सकते हैं इन अ राइट वे। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम जाते हैं हमारे आज के ये पॉडकास्ट में और चिराग जी से समझते हैं कि टैक्सेशन को कैसे अच्छी तरीके से हम लोग देख सकते हैं और हमारे टैक्स को कैसे एक राइट वे में बचा सकते हैं। वेलकम चिराग जी, बहुत अच्छा लगा आपने हमें टाइम दिया और हमें एटलीस्ट ये जो हमारा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन था हमारे कमेंट्स में कि हमें टैक्सेशन के बारे में बताओ, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग में टैक्सेशन कैसे काम करता है, कैसे हम उसको और अच्छा बना सकते हैं। तो थैंक यू उसके लिए सर, आपने हमें टाइम दिया। बट सबसे पहले मैं आपको जानता हूँ बट मैं आपसे एक ही बार मिला हूँ, राइट? हम लोग एक इवेंट में मिले थे जब एक मूवी लॉन्च था, डॉक्यूमेंट्री लॉन्च था और वहाँ पे हम मिले थे। उससे ज़्यादा मैं आपके बारे में जानता नहीं, बट मैं उससे पहले आपको ट्विटर पे फॉलो करता था। तो मेरे लिए और हमारी ऑडियंस के लिए आप हमें हमारी मतलब आपकी बैकग्राउंड हिस्ट्री बताइए कि आप सीए कैसे बने और आपकी ये जर्नी अभी तक यहाँ पे कैसे आप पहुँचे। मतलब प्रोफेशनली मैं सीए 2009 में बना था। 2006 में मुझे मुंबई ट्रेन टेरर ब्लास्ट में एक्सीडेंट के कारण मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ था। ओके। सो एट दैट टाइम मैं इंटर्नशिप कर रहा था। तो उनके बाद मैंने इंटर्नशिप कंप्लीट की, फिर व्हीलचेयर पे बैठ के मैंने एग्ज़ाम दिया। 2009 में मैंने सीए कंप्लीट किया। ओके। फिर मैंने बिग फोर के साथ काम किया, एमएनसी बैंक के साथ काम किया एंड 2013 से मैंने मेरी प्रैक्टिस स्टार्ट की। तो इट्स बीन मोर देन 10-12 ईयर्स आई एम इनटू प्रैक्टिस। और लास्ट ईयर मैंने अपना एलएलबी भी कंप्लीट किया। अरे वाह सर, वी हैव अ स्मॉल टीम, वी आर इनटू टैक्सेशन एंड लिटिगेशन, सो दैट्स द जर्नी सो फार। सो मतलब वो एक्सीडेंट के वजह से आप ये व्हीलचेयर पे आपका ये हो गया? यस। वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी ऐसा होता है ना, वो परमानेंट आपका स्पाइन डैमेज हो जाता है तो लोअर बॉडी पैरालाइज हो जाता है। हाँ। सो फ्रॉम देन आई वाज डिपेंडेंट ऑन व्हीलचेयर। फिजियोथेरेपी वगैरह बहुत कुछ किया बट दैट एंश्योर्ड कि मैं एटलीस्ट 10-12 घंटे बैठ के आराम से नॉर्मल जो आदमी डे स्पेंड करता है वैसे मैं स्पेंड कर सकूँ, नहीं सर, काम कर सकूँ, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकूँ। नहीं, बट इट्स वेरी almost normal life. I have a car which I can drive with my hands. Okay. I go out, I travel a lot. हाँ, so personally I'm even a spiritual person. I like to go to practice spirituality, learn more things about it. अभी लास्ट वीक ही जापान जाके आया तो वहाँ मेरा एडवांस कोर्स था स्पिरिचुअलिटी का। ओके। तो सर मैं आपको फॉलो करना तब से शुरू किया था ना, आपका एक ट्वीट बहुत वायरल हुआ था। मुझे याद नहीं आ रहा है क्या था वो, मैं डाल दूंगा यहाँ पे स्क्रीन पे। तो मैंने वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ को नोटिस किया कि मतलब आप ऐसे बुरा मत लगाना, मैं आपको जो मैंने वो ट्वीट देख के और वो ट्वीट देखने के बाद जब आपको फॉलो किया ना तो मैं वहाँ पे ये देख रहा था कि एक पर्सन अगर व्हील चेयर पर बैठ के ये सब कर सकता है तो
हमें क्या चीज़ रोक रही है लाइफ में। मैंने उसको उस तरीके से ये चीज़ को लिया था पॉजिटिवली कि हमें ये देखना चाहिए। और उसके बाद तो मैं आपसे मिला तो आप इतने पॉजिटिव लगे मुझे, और मैंने शायद वही टाइम पे आपको बोला था कि आई हैव अ यूट्यूब चैनल सर, कभी चांस देना। तो देखो ऐसे ही हमारे चैनल पे जो भी गेस्ट आते हैं हम पर्सनली उनसे मिलते हैं, एक कैमरा के पीछे एक रिलेशन बनता है, और फिर मैं कोशिश करता हूँ कि उसकी एक्सपर्टीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो सर अभी आज का जो हमारा टॉपिक है ना, जनरली हमारे चैनल पे हमने किसी भी सीए के साथ मतलब स्पेसिफिकली टैक्सेशन के ऊपर वीडियो नहीं बनाया है। तो ये मेरे लिए भी पहली बार है, अगर मुझसे कुछ गलती होती है तो आप मुझे संभाल लेना। तो जनरली स्टॉक मार्केट में जब भी इन्वेस्टमेंट करने आते हैं तो टैक्सेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है जो सब लोगों को प्रॉब्लम देती है। तो हमारे वीडियोस के नीचे बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि सर आप हमें क्लियर एक्सप्लेनेशन बताइए कि यहाँ पे कौन से टैक्सेशन लगते हैं, कौन से इंट्राडे में क्या है, डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में क्या है, भाई हमने म्यूचुअल फंड खरीदा उसमें क्या है। तो उसको लेकर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स में बहुत डाउट है। तो सर आप एक एक करके सारे ऊपर से नीचे आप मुझे ये आज अगर ये चीज़ एक्सप्लेन कर सके जिससे हमारे सारे व्यूअर्स को फ़ायदा मिले। स्टॉक मार्केट में कोई भी अगर आता है तो ये वो दो तरह के लोग होते हैं, या तो वो ट्रेडर होते हैं या वो इन्वेस्टर होते हैं, और कुछ होते हैं जो दोनों करते हैं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट। तो हम ये तीनों कवर करते हैं कि तीनों में क्या होता है, टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होता है, और टैक्स को ऐसे प्लान किया जा सकता है, बचाया कैसे जा सकता है, और वगैरह वगैरह, टैक्स रेट क्या है उसमें, और लॉस होता है तो कैसे क्या करना है। तो पहले अगर मैं देखूँ तो दो प्रकार के होते हैं। मोस्टली सब लोग स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट से कि चलो आज मैं थोड़ा इन्वेस्ट कर लूँ, 1 साल 2 साल तक वो शेयर्स रखूँ, फिर मैं बेचूँ, या म्यूचुअल फंड है। तो इन्वेस्टर के लिए जब वो इन्वेस्ट करता है तो वो लगातार खरीदता और बेचता नहीं है। वो एटलीस्ट मिनिमम हॉराइजॉन रखता है कि मैं 3 महीने तक होल्ड करूंगा, 6 महीने तक होल्ड करूंगा, या 12 महीने, 2 साल, 5 साल, वैसे। तो इन्वेस्टर के लिए गवर्नमेंट चाहती है कि उन लोग को टैक्सेशन की बेनिफिट हो, उन लोग, इसलिए उसके लिए एक स्पेशल रेट होता है कि अगर इन्वेस्टमेंट आपने किया है और लॉन्ग रन के लिए इन्वेस्ट किया है तो आपका टैक्स रेट कम होना चाहिए। थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं कि 6 महीने 12 महीने तक, तो थोड़ा टैक्स रेट ज़्यादा होता है। इन्वेस्टर को एंकरेज करने के लिए जो 12 महीने से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं उनका टैक्स रेट थोड़ा कम होता है। तो सरकार ने एक टाइम पीरियड रखा है कि 12 महीने तक जो इन्वेस्ट करता है उसको हम शॉर्ट टर्म गेन्स के हिसाब से टैक्स लगाएंगे। और 12 महीने से ज्यादा कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। ठीक है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स का रेट अभी होता है 20%। कि आप समझो आपने 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और वो शेयर का प्राइस 200 रुपए हो गया, तो 100 रुपए पे 20 रुपीज आपको गवर्नमेंट को टैक्स भरना है। ठीक है। और अगर वो लॉन्ग टर्म हो जाता है तो 100 रुपए पे आपको 12.5 भरना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का रेट 12.5% है। तो उस हिसाब से अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपकी कैटेगरी दो ही है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, और टैक्स रेट दो है। लॉन्ग टर्म का है 12.5% और शॉर्ट टर्म का है 20%। करेक्ट। और अगर आपका सिर्फ लॉन्ग टर्म है और वो 1,25,000 तक है तो उतना अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाता है। अच्छा, मतलब उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। और अगर समझो आपका और कोई इनकम नहीं है, समझो आप रिटायर हो, सिर्फ आप इन्वेस्टमेंट इनकम है, तो बेसिक स्लैब का जो एग्जेम्पशन होता है 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, तो आपको वो पूरा बेनिफिट मिलता है। तो आपको 4 लाख प्लस 1,25,000 मीन्स 5,25,000 तक आपको कोई लॉन्ग टर्म टैक्स नहीं भरना है। अगर सिर्फ रिटायर है तो रिटायर है या और कोई इनकम नहीं है, समझो स्टूडेंट है और सिर्फ इन्वेस्टर है, बाकी कोई इनकम नहीं है, या हाउसवाइफ है, उनके अकाउंट से आप ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हो, या इन्वेस्टमेंट उनके अकाउंट से कर रहे हो, तो 5.5 लाख तक अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है तो उसका टैक्स नहीं लगता है। तो ये चीज़ एक्चुअली मुझे आज पता चली, और मैं भी बहुत ही जेन्युइन रहने वाला हूँ ये पूरे कन्वर्सेशन में। मुझे ये चीज़ नहीं पता थी कि अगर कोई भी इनकम नहीं है आपके अकाउंट में और आप उसमें भी ट्रेड करके या मतलब स्पेशली इन्वेस्टमेंट करके 4 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट होते हैं। तो ये कौन सी चीज, मतलब ये रूल ही है ऐसा? ये 4 लाख बेसिक, अगर समझो आपकी सैलरी इनकम नहीं, कुछ भी नहीं, तो जो बेसिक स्लैब रेट होती है पहले वो 2.5 लाख से स्टार्ट होता था कि 2.5 लाख के ऊपर है तो टैक्स लगता था। अभी लास्ट ईयर वो चेंज होके 4 लाख तक आ गया। वैसे तो 4 लाख अपना बेसिक स्लैब है, उसमें आपकी कोई भी इनकम होती है, रेंटल होती है या सैलरी भी होती है, तो आपका 0 टैक्स हो जाता है। ठीक है। तो उसी हिसाब से अगर आपका शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 4 लाख तक होता है तो वो 0 हो जाता है।
और वही अगर समझो हम दूसरी कैटेगरी जो होती है जो स्टॉक मार्केट में आते हैं वो मोस्टली ट्रेडर्स आते हैं। करेक्ट। तो ट्रेडर्स मेरे ख्याल से ब्रॉडली वो दो टाइप के होते हैं, एक इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, कभी कभार डिलीवरी ले ली और वापस विद इन द वीक या फोर्टनाइट वो स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, या वो होते हैं एफएनओ वाले जो फ्यूचर और ऑप्शंस में डील करते हैं, डेरिवेटिव्स में डील करते हैं। तो ये दोनों सेगमेंट टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। अगर कोई आदमी सिर्फ डेरिवेटिव एफएनओ कर रहा है तो उनको क्लासिफाई किया जाता है बिजनेस इनकम, ओके, फ्रॉम टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और जो इंट्राडे करते हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम। ओके, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ब्रॉडली वो बिजनेस कैटेगरी में आता है। तो अगर कोई ट्रेडर है जो बिजनेस कर रहा है और उनको समझो 10 लाख 12 लाख तक का प्रॉफिट होता है, तो वो प्रॉफिट पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता है, बिकॉज ये साल सरकार ने 12 लाख तक कोई टैक्स लागू नहीं होने वाला है। ओके, उनको 87 रिबेट मिलता है, मींस अप टू 4 लाख तो सबको एग्जेम्प्ट है, और अप टू 12 लाख सैलराइड को भी एग्जेम्प्ट है और बिजनेस को भी एग्जेम्प्ट है। और वो 12 लाख तक पहुंचने के लिए वो 87 रिबेट हमारे ट्रेडर्स सबके लिए एप्लीकेबल है। अच्छा, तो आज ये 25-26 में अगर कोई भी ट्रेडर ये फाइनेंशियल ईयर में 12 लाख तक का प्रॉफिट करता है तो उनको कोई टैक्स नहीं लगता, प्रोवाइडेड उनकी और कोई अदर इनकम ना हो। अच्छा, बट अभी अदर इनकम में जॉब हो गया या रेंटल इनकम हो गई, मतलब कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। मीन समझो मेरी सैलरी का पैकेज है 6 लाख 7 लाख और मेरी ट्रेडिंग इनकम है 4 लाख 5 लाख, तो अगेन वो 12 लाख के अंदर आ जाता है, तो कोई टैक्स नहीं लगता। अच्छा, मतलब आप बोल रहे हो कि एफएनओ ट्रेडिंग करे या इंट्राडे ट्रेडिंग करे और उससे भी अगर 12 लाख का प्रॉफिट होता है तो भी टैक्सेशन के लिए उसको एग्जम्पशन मिल सकता है 12 लाख रुपए तक। पूरा वो बेसिक स्लैब में कवर हो जाता है अप टू 4 लाख। और 87 रिबेट 12 लाख तक है, बिकॉज सरकार ने वो 12 लाख की छूट सबके लिए दी है। तो हमारे ट्रेडर को भी वो बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन वो बेनिफिट लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स वालों को नहीं मिलता, वो सिर्फ 4 लाख तक है, क्योंकि उनका ऑलरेडी स्पेशल रेट होता है। तो उनको तो फिर अगर 4 लाख के ऊपर कुछ भी है तो वो 20% या 12.5% तो भरना ही है उनको। राइट, बट सर अगर कोई समझो इक्विटी खरीदता है और वो 1-2 दिन में बेच देता है तो वो भी तो शॉर्ट टर्म में ही आएगा ना? नहीं, अगर वो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू में क्या वो लोग देखते हैं, उसमें क्लियर कट गाइडलाइंस या रूल नहीं है। लेकिन वो लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शन देखते हैं कि क्या वो ट्रेडर टाइप ट्रांजैक्शन है या वो इन्वेस्टर है। अगर समझो मेरे पास 10 स्क्रिप्ट है, एक स्क्रिप्ट है सिर्फ मैंने 2-3 दिन में बेची, बाकी की स्क्रिप्ट में 6 महीने 3 महीने 9 महीने ऐसे होल्ड कर रहा हूँ, तो वो शॉर्ट टर्म क्लासीफाई होती है। जो 6 महीने 3 महीने वाली है वो नहीं, सब। हाँ। और अगर समझो मेरी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मैंने आज कुछ खरीदा 3 दिन में बेच दिया, फिर वापस 10 दिन में कुछ खरीदा, 15 दिन में कुछ बेच दिया, वॉल्यूम देखते हैं ट्रांजैक्शन। अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो वो फिर बिजनेस इनकम क्लासीफाई होता है। अगर वॉल्यूम बहुत कम है और आप एज एन इन्वेस्टर होल्ड कर रहे हो वो स्क्रिप्ट जब तक उसकी वैल्यू ना आए, तो वो इन्वेस्टमेंट क्लासीफाई होती है। बट आप सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग या वो चार्ट्स देख के कर रहे हो कि चलो 4 दिन में इसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो मैं स्टॉप लॉस डाल के या वॉट एवर मैं सेल कर लूँ या बाय कर लूँ, तो ट्रांजेक्शन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो बिजनेस क्लासीफाई होता है। ब्रॉडली 2 ही क्लासीफाई, या तो बिजनेस या लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म गेन्स और लॉस, तो ये 2 ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। बिटवीन बिजनेस ऑल्सो जो एफएनओ होता है वो नॉर्मल बिजनेस क्लासीफाई होता है, और जो स्पेकुलेटिव इनकम इंट्राडे होता है वो लोग वो स्पेकुलेटिव इनकम उसको मानते हैं। दोनों में यही फर्क है कि समझो लॉस होता है बिजनेस और स्पेकुलेटिव बिजनेस में, तो बिजनेस लॉस आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं कि फ्यूचर में प्रॉफिट हो तो उससे सेट ऑफ हो। ठीक है, वही चीज स्पेकुलेटिव में सिर्फ 4 साल कैरी फॉरवर्ड हो। तो इसी क्वेश्चन को लेकर, मतलब ये आपने लॉस वाली बात बोला ही ना बोली, तो उसमें मेरा ये है कि ये लो लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है। समझो किसी ट्रेडर को ये साल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की जगह लॉस होता है, राइट। समझो सबसे पहले तो मैं ये जानना है कि वो बिजनेस इनकम है या शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल, पहले वो बाइफरकेट हो जाता है। ठीक है, अगर वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लॉस हुआ है तो वो 8-8 साल तक वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। मतलब समझो अगर ये साल उसको शॉर्ट टर्म लॉस होता है 4 लाख रुपए का, राइट, और नेक्स्ट ईयर उसको 8 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है शॉर्ट टर्म में ही, राइट, तो 4 लाख रुपया सेट ऑफ हो जाएगा, फिर उसको सिर्फ 4 लाख पे टैक्स भरना है। पर उनको ये देखना है कि उनको टाइम पे रिटर्न भरना है और वो रिटर्न में लॉस क्लेम करना है। जो ड्यू डेट होती है हमारे रिटर्न की यूजुअली 31 जुलाई होती है फॉर इंडिविजुअल्स नॉन ऑडिट केसेस की, तो उनको 31 जुलाई के पहले वो टैक्स रिटर्न भरनी है, उसमें वो लॉस दिखाना है। अगर वो डेडलाइन मिस हो गई
तो फिर वो लॉस क्लेम नहीं कर नहीं कर सकते, और अगर रिटर्न भी नहीं भरा तो लॉस क्लेम नहीं कर सकते। ओके, मतलब उसको आप ये सजेस्ट करते हो कि हर एक ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो या हर एक इंडिविजुअल हो, उनको रिटर्न फाइल करना चाहिए। एब्सोल्युटली फाइल करना चाहिए, क्योंकि हमारे वहाँ ऐसे केसेस भी आते हैं कि उनके लाखों में और करोड़ों में लॉस होते हैं, लेकिन रिटर्न उन्होंने फाइल नहीं किया होता है। तो अगर उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया तो वो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, तो अगले साल जब करोड़ों में प्रॉफिट होता है तो पूरा पूरा टैक्स भरना पड़ता है विदाउट सेट ऑफ। राइट, तो ये तो बहुत अच्छी आपने बात बताई है। अब सर मुझे एक बात बताओ कि जैसे कोई ट्रेडर, अभी बहुत सारे लोग कोविड के बाद फुल टाइम ट्रेडर बन रहे हैं और बनने की इच्छा रखते हैं, और समझो उनका जॉब भी चल रहा है और वो साथ साथ में ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, और उसमें उनको जॉब में भी कुछ सैलरी आती है और यहाँ से ट्रेडिंग से भी कुछ इनकम आती है उनको। तो फिर वो चीज़ को कैसे कैसे मतलब वो फिर टोटल इंडिविजुअल टैक्सेशन में ही आता है सारा कैलकुलेशन? टोटल इंडिविजुअल में आता है उनकी। अगर वो इंट्राडे और एफएनओ सब कर रहे हैं तो वो बिजनेस इनकम क्लासीफाई हो जाती है। तो बिजनेस इनकम प्लस सैलरी इनकम, फिर ओवरऑल हमें देखना है वो 12 लाख तक आ रहा है या 12 लाख के ऊपर जा रहा है। 12 लाख के ऊपर जा रहा है तो जो भी स्लैब रेट्स होते हैं उस हिसाब से उन्हें टैक्स भरना होता है। ओके, और सर अभी आप मुझे बताइए कि व्हाट इज़ द गुड लीगल वे टू रिड्यूस द टैक्स बर्डन। मतलब समझो कोई आदमी है जो 12 लाख से ऑलरेडी ऊपर है, समझो जिसकी इनकम ही 30 लाख रुपया है, और उसको समझो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से और 10-15 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो अपना जो टैक्सेशन है वो कैसे अच्छी तरीके से वो रिड्यूस कर सकता है? राइट, कैसा, इसमें भी दो कैटेगरी है। अगर आपकी बिजनेस इनकम आ रही है ट्रेडिंग से या इंट्राडे से, तो आप अपने सारे एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं, बिकॉज ट्रेडिंग इज लाइक अ फुल टाइम एक्टिविटी, लाइक अ बिजनेस ओनली। तो एज अ बिजनेस हमें बिजनेस के लिए जो नॉर्मल एक्सपेंडिचर सब क्लेम कर सकते हैं। लाइक मेरा समझो सीए का ऑफिस है, तो मैंने लैपटॉप लिया, मैंने फर्नीचर सेटअप किया, मैं रेंट भर रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रिसिटी भर रहा हूँ, तो ये सारा एक्सपेंस मैं क्लेम कर सकता हूँ मेरी इनकम के अगेंस्ट। एक ट्रेडर को भी उस हिसाब से भी सारे एक्सपेंस एक ट्रेडर भी क्लेम कर सकता है कि उसने लैपटॉप लिया ट्रेडिंग के लिए, उसने इंटरनेट का बिल भरा, मोबाइल का बिल भरा, इलेक्ट्रिसिटी बिल भर रहा है उसके घर का, तो वो प्रोपोर्शनेट क्लेम कर सकता है कि ये सारे मेरा एक्सपेंस है ट्रेडिंग प्रॉफिट में। उसने कोई एम्प्लॉय या हेल्पर रखा कि जो वो बॉल्ट पे बैठ के उसकी हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है, उनकी सैलरी दे रहा है, तो वो सैलरी भी वो पूरी एक्सपेंस क्लेम कर सकता है। समझो कोई फैमिली मेम्बर हो, वो उनको हेल्प कर रहा है और उनको वो सैलरी दे रहा है, अगर वो रीजनेबल हो तो वो भी वो क्लेम कर सकता है। तो उस हिसाब से वो टैक्स प्लान करके अपने एक्सपेंस आइडेंटिफाई कर सकता है और उनके क्लेम कर सकता है टाइमली। और सर बहुत बार कैसे होता है कि लोग आते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि ये सारा एक्सपेंस क्लेम करना। तो हम उन्हें बताते हैं कि आप हमें ये सब डिटेल दीजिए, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल दीजिए, मोबाइल बिल दीजिए, वो सारे भी हम लोग क्लेम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उससे आपने मैक्सिमम यूज किया है ट्रेडिंग पर्पस के लिए। तो सर मैंने तो बहुत साल पहले ये सुना था कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप HUF अकाउंट खोल लीजिए, और HUF अकाउंट के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करो तो थोड़े बहुत टैक्स बेनिफिट मिल जाते हैं। और अभी मैं ये सुन रहा हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग ज़्यादा करते हो, अगर आपका इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में ज़्यादा है, तो आप प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट या कंपनी अकाउंट खोल के उसमें ट्रेड करिए। तो ये सब चीज़ से हम क्या कर सकते हैं? मतलब इट इज़ सजेस्टेबल या फिर इंडिविजुअल में ही करें? ब्रॉडली इंडिविजुअल इज़ ऑलवेज गुड। अभी लास्ट 1-2 साल में टैक्स रेट फ्लैट कर दिया है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म है तो आपको 12.5 या 20% भरना है, तो HUF होगा तो भी आपको वही भरना है। HUF में सिर्फ एक बेनिफिट होता है कि हमारा इंडिविजुअल का कैसे 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं होता, HUF में वो 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं होता, एंड बियॉन्ड 2.5 लाख वो टैक्सेबल हो जाता है। तो 2.5 लाख अगर आपको बचाना है तो आप HUF फॉर्म करके उसके थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी बहुत सारे क्लबिंग प्रोविजंस और नए रूल्स आ गए हैं कि समझो आपने HUF फॉर्म किया और आपने उसको गिफ्ट दिया, तो अगर इनकम HUF की होगी तो भी टैक्सेशन आपको ही लगेगा। तो एक आम आदमी को डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है HUF का, अनलेस HUF एक जेन्युइन बिजनेस है, होल यूनिट है, वो ही इनकम कर रहा है दूसरे सोर्स से और वहाँ से इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ये सब प्लानिंग किस लोगों के लिए कि जिनका कॉर्पस इज मोर देन 100 करोड़, फैमिली वेल्थ और फैमिली एसेट्स उतने हैं। फिर उनको क्लासीफाई करना है कि कंपनी फॉर्म में डालना है, LLP में डालना है, स्ट्रक्चरिंग करना है, क्लबिंग प्रोविजन भी ना आए, तो वो उन लोग के लिए आई वुड एडवाइस कि वो लोग शुड लुक फॉरवर्ड टू इट। अगर एक आम आदमी, अगर आपके एसेट 100 करोड़ के नीचे है तो HUF फॉर्म करना, वो कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ जाएगा टैक्स बचाने के चक्कर में, तो वो हमें नहीं करना है।
और कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, सिंपल रखना है। सरकार भी ज़्यादा नहीं, 12.5%, अगर आप 100 रुपया लॉन्ग टर्म कमाते हो तो 12.5% लेना चाहती है, तो इट्स फेयर अमाउंट। नहीं सर, ट्रेडर और इन्वेस्टर्स को और भी बहुत सारी टैक्सेशन होती है जो डायरेक्ट नहीं है, जैसे एसटीटी हो गया, ये सारे जो टैक्सेस है वो तो रहते हैं। तो मेरा इंटेंशन आपसे ये वीडियो बनाने का ये था ना कि मार्केट में बहुत सारे लोग आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, बट मैंने ये नोटिस किया है कि उन लोगों को रिटर्न फाइलिंग के बारे में पता ही नहीं होता है। और 5 साल 6 साल इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग करने के बाद दे रियलाइज़ कि अरे हमारा तो हमने कभी रिटर्न फाइलिंग किया ही नहीं। तो व्हाट यू सजेस्ट, मतलब ये मेरा भी एक पर्सनल क्वेश्चन है कि अगर कोई पर्सन 18 साल का हो जाता है और उसकी कुछ इनकम नहीं है, तो आप सजेस्ट करते हो उसको एवरी ईयर रिटर्न मेंटेन करने का, फाइलिंग करने का? एब्सोल्युटली। उसमें क्या है, पूरी फैमिली का इनकम देख के हम लोग प्लान कर सकते हैं कि उसको रीस्ट्रक्चर कैसे कर सके। एट टाइम्स बहुत बार एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ जिसमें क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता। लाइक समझो फादर की 1 करोड़ की एफडी है और उनकी ऑलरेडी सैलरी इनकम है, तो जो एफडी का इंटरेस्ट भी होगा वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। पर अगर एक समझो चाइल्ड मेजर हो गया 18+, वो फादर चाइल्ड को गिफ्ट कर देता है। अच्छा, वो इंटरेस्ट नहीं, पूरी एफडी और चाइल्ड स्टार्टेड अर्निंग ऑन दैट एफडी, तो वो क्लबिंग में नहीं आता और वो सेपरेट भी दिखा सकते हैं और उनका स्लैब रेट दोनों को 12-12 लाख तो मिल ही रहा है, तो चाइल्ड की इनकम, वो इंटरेस्ट इनकम, वो टैक्स फ्री हो जाती है। ओके, अच्छा, मतलब फिर समझो कि किसी के पास एफडी है या किसी के पास कुछ इन्वेस्टमेंट है, उसके बेटे या उसका बच्चा जो भी है 18 साल के बड़ा हो गया, तो वो अपनी वो जो स्टॉक इनकम है या उसके स्टॉक से या उसकी एफडी है, वो अपने बेटे को गिफ्ट कर देता है या बच्चे को गिफ्ट कर देता है, और फिर उसको जो 12-12.5 लाख तक वो जो भी इनकम आएगी वो टैक्सेबल नहीं रहेगी। तो ये इसमें हमें ध्यान रखना है कि क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल ना हो। वो सेक्शन 56 में अगर समझो हस्बैंड वाइफ करते हैं तो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो क्लबिंग प्रोविजन लग जाता है। और ये क्लबिंग प्रोविजन एग्जैक्टली क्या है, मतलब कैसा काम करता है? क्लबिंग प्रोविजन क्या है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले देख लिया कि ऐसे लोग ट्रांजैक्शन करते हैं कि समझो हस्बैंड ने वाइफ को गिफ्ट कर लिया, तो आइडियली तो हस्बैंड की इनकम थी, वाइफ समझो हाउसवाइफ थी, तो ये टैक्स का फायदा करने के लिए उन्होंने किया। तो टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलता है कि भले आपने गिफ्ट कर दिया है, बट वो पैसे पे जो भी इनकम आएगी वो टैक्स उस पे ऊपर हस्बैंड ही भरेगा। बट समझो अभी जेन्युइन क्वेश्चन है, मेरा ही जेन्युइन क्वेश्चन है कि समझो मेरे अकाउंट में 1 करोड़ है, राइट, और अब मुझे ड्यू टू सम रेगुलेशन मुझे उस पर ट्रेड नहीं करना है या मुझे उसमें काम नहीं करना है, तो मुझे वो अकाउंट्स को एफडी में भी नहीं रखना है, पर मैं अपनी वाइफ को वो पैसा देना चाहता हूँ जेन्युइनली कि वो अपने अकाउंट में रखे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दे, तो इसको भी हम लोग क्लबिंग में कंसीडर करेंगे? यस, 100%। बट अब यहाँ पे मेरा रीजन तो जेन्युइन है। नहीं, इररिस्पेक्टिव आपका इनकम है, वो क्लबिंग प्रोविजन में टैक्सेशन पॉइंट। और ये कितने टाइम तक टैक्स होते रहेगा? वो जो ओरिजिनल अमाउंट था उसके ऊपर जो इनकम हुई है वो टैक्स होगी और वो होती ही रहेगी, पर इनकम पे इनकम जो होगी वो नहीं होगी। समझो अभी 1 साल अभी मैंने ट्रांसफर किया पैसा, राइट, तो अभी तो हमने टैक्स भर दिया, या समझो मैंने यही साल टैक्स भर के उसको ट्रांसफर किया। 1 करोड़ आपने उनको ट्रांसफर किया, 1 करोड़ पे 7% के हिसाब से 7 लाख की इनकम हुई, वो 7 लाख की इनकम आप में क्लब होगी। अच्छा, वो इन फ्यूचर भी कभी इनकम होगी तो भी वो मेरे पे ही होगी? नहीं, वो 1 करोड़ के अमाउंट पे जो जो इनकम होगी वो सब आप में क्लब। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, वो नेक्स्ट ईयर भी होगी, उसके नेक्स्ट ईयर भी होगी, फिर वो 7 लाख जो उनके अकाउंट में पड़े वो इन्वेस्ट करेंगे। नहीं, वो तो बात अलग है, इंटरेस्ट आएगा, वो क्लब नहीं होगी। हाँ, वो क्लब नहीं होगी, बट ये तो फिर ओरिजिनल अमाउंट की होती है। ये तो फिर वो जो रीजन है ट्रांसफर करने का, उसका तो कुछ वैलिडेशन हुआ ही नहीं, उसको क्लबिंग प्रोविजन बोलते हैं, इसलिए लोग को डिस्करेज करता है ट्रांसफर करना। बट एक तरीके से सच में अगर कोई जेन्युइन इंसान है जो ट्रांसफर करना चाहता है, ना ही वो टैक्स बचाना चाहता है, वो सिर्फ ईमानदारी से अपना पैसा ट्रांसफर करना चाहता है, तो उसके लिए ये क्लबिंग प्रोविजन गलत हो जाता है, बिकॉज कुछ लोग ऐसा गलत फायदा उठाते थे उसके लिए। बहुत लोग करते हैं यूजुअली HNIs, तो उसके लिए इनकम टैक्स ने रूल बनाया ये क्लबिंग प्रोविजन के कि ऐसे वो ना हो। वही सिमिलर क्लबिंग प्रोविजन लगता है इंडिविजुअल जब HUF को देता है, तो आप अगर कहोगे HUF बना लूं और उसको मैं पैसे दूं, तो वो क्लबिंग प्रोविजन लग सकते हैं। तो ये क्लबिंग प्रोविजन अपने बच्चों पे नहीं आता है, पेरेंट्स अगर मेजर बच्चों पे नहीं आता, हस्बैंड वाइफ पे आता है। इफ यू गिफ्ट समवन व्हिच इज इररिकवरेबल तो वो नहीं आता है। ओके,
एंड सर ये सारे जो टैक्सेशन वाले रूल है वो हमारे म्यूचुअल फंड में भी ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। yes. अगर आपको एक क्लबिंग प्रोविजन से बचना हो तो आप लोन दे सकते हैं, HUF को लोन दे सकते हैं, वाइफ को लोन दे सकते हैं, बट उसमें वो प्रूव करना, लोन एग्रीमेंट बनाना, नहीं वो तो फिर थोड़ा वो sense कॉम्प्लेक्स नहीं हो बनता है, जाता हाँ है, राइट। ठीक है। अच्छा सर, ये जो मैंने अपने सारे टैक्सेशन की बात की उसमें ये सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड में भी आएगा, लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड में भी आएगा, राइट, कोई अलग नहीं है। और ये जो अभी रीट्स नए इन्वेस्टमेंट आए हैं दैट इज ऑल्सो कंसिडर एज अ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, ओके। और सर मैंने आपके सोशल मीडिया पे देखा है, इवन मुझे पता भी है कि आप म्यूचुअल फंड में बहुत लोगों को गाइड भी करते हो, तो मतलब आप स्टॉक्स में नहीं इन्वेस्टमेंट कराते, राइट? आई गेस मैंने, अगर टू बी फ्रैंक विद यू, मैं पहले बहुत इन्वेस्ट ट्रेडिंग करता था 2000 से लेके 2008 तक। हाँ 2008 में मैंने बहुत बड़ा लॉस किया, उसके बाद आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन माय कोर CA फील्ड, एंड आई थॉट कि म्यूचुअल फंड ज़्यादा मुझे 15-18% रिटर्न दे ही देता है, तो मैं मेरा क्यों इतना सारा टाइम इन्वेस्ट करूँ, इससे अच्छा मैं मेरा कोर स्किल बनाऊँ, उसमें से कमाओ, और फिर इन्वेस्टमेंट के लिए आई यूज़ द व्हीकल एज म्यूचुअल फंड। अगर आप देखे जाए तो म्यूचुअल फंड में और एक टैक्सेशन बेनिफिट होता है। म्यूचुअल फंड में ना पास थ्रू स्टेटस होता है, मीन्स जैसे म्यूचुअल फंड समझो आप फंड मैनेजर हो और आपने शेयर्स लिए बेचे, तो टैक्स तुरंत नहीं भरना होता है उसमें, वो जब इन्वेस्टर रिडीम करता है 10 साल बाद 20 साल बाद तब भरना होता है। तो जो टैक्स का अमाउंट भी जब बचता है वो भी वापस री इन्वेस्ट हो जाता है बाय डिफॉल्ट। अच्छा, मतलब आप ये बोल रहे हो जैसे अगर समझो एक इंडिविजुअल आदमी है वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, और एक इंडिविजुअल आदमी है समझो राम है वो स्टॉक्स में कर रहा है और श्याम है वो म्यूचुअल फंड में कर रहा है, तो राम भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, पर उसके 20 साल की जर्नी में उसने बहुत बार शेयर्स खरीदे, बहुत बार बेचे ड्यू टू सम एनी रीज़न, और उसमें उसने 15-1 लाख रुपए का टैक्स भर भी दिया होगा, ऐसा हम लोग समझते हैं, क्योंकि कभी शॉर्ट टर्म हुआ होगा गेन उसको, कभी लॉन्ग टर्म हुआ रहेगा, उसको हर साल भरना पड़ेगा। हाँ, और उसको हर साल रिटर्न फाइल करने के टाइम, स्टॉक समझो म्यूचुअल फंड ने लिए बेचे तो उनको टैक्स नहीं भरना एवरी ईयर। तो अभी हम लोग श्याम पे आ जाते हैं। तो श्याम है एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टर जिसने डिसाइड किया कि मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा, तो उसने 2 रूट लिया, एक SIP के थ्रू और एक लमसम के थ्रू। जब मार्केट गिरता था वो लमसम इन्वेस्टमेंट कर लेता था और उसकी SIP कंटिन्यूसली चलती रहती थी। 20 साल इसने भी इन्वेस्टमेंट किया है, 20 साल इसने भी इन्वेस्टमेंट किया है, इसको भी 20% का CAGR रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि ये समझो एक अच्छा इन्वेस्टर है, और इसको भी 18-20% का CAGR रिटर्न मिला जो भी उसने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया था। पर समझो इसका 1 करोड़ का 10 करोड़ हो गया, तो जब उसका 10 करोड़ रुपया जब वो रिडीम करेगा, तब आप बोल रहे हो तब जाके उसको फाइनली 10 करोड़ के जो भी 9 करोड़ के ऊपर जो भी टैक्सेशन के हिसाब से उसका बनता है, और मोस्टली इसका तो लॉन्ग टर्म ही बनेगा सर। यस, इसका लॉन्ग टर्म बनेगा। उसमें क्या है कि उनको हर साल, जैसे ही समझो कैपिटल गेन्स हुआ लॉन्ग या शॉर्ट टर्म, हर साल वो टैक्स आउटफ्लो रहेगा उतने अमाउंट का। इसमें भी वो फंड मैनेजर वो शेयर्स वगैरह वो बेचेगा, उसका भी प्रॉफिट होगा, लेकिन वो प्रॉफिट वापस री इन्वेस्ट हो जाएगा, वो टैक्स आउटफ्लो नहीं होगा। तो अगर आप समझो कि 20% भी गेन्स है, अगर वो 20% नेक्स्ट 10-20 ईयर्स तक आपको यूज करने मिल रहा है, करेक्ट, और बाद में टैक्स भरना है, तो वो एक बेनिफिट बड़ा गैप हो जाता है। और अभी जैसे टैक्स रेट बढ़े लॉन्ग टर्म के, पहले 10% था, इनिशियली तो जीरो था, हाँ। तो तभी ये आर्बिट्रेज नहीं था, तभी दोनों सेम लेवल पे थे। पर जैसे अभी टैक्स रेट बढ़ा है, तो जो भी फंड मैनेजर होते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर होते हैं, PMS स्कीम होती है, वो लोग को तुरंत ही टैक्स भरना पड़ता है, क्योंकि वो उनके अकाउंट से होता है। म्यूचुअल फंड में कैसा होता है, वो पास थ्रू स्टेटस होता है कि फंड कितना भी ट्रेडिंग करे, प्रॉफिट बुक करे, टैक्स तो भरने आता ही नहीं, वो प्रॉफिट वापस री इन्वेस्ट पूरे का पूरा हो जाता है। और वो अगर 10 साल 20 साल तक होता है, तो वो एक लेवरेज इफेक्ट क्रिएट करता है। ओके, तो ये एक डिफरेंस है, और ये बड़ा डिफरेंस है। तो मतलब अगर आप स्टॉक मार्केट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते, या आपके पास टाइम नहीं है, वरना स्टॉक मार्केट इज ऑलवेज इंटरेस्टिंग। हाँ, मतलब वही बात है, आपके पास टाइम नहीं है या फिर आपके पास उतनी स्किल नहीं है चीज़ों को समझने की, तो इट्स बेटर टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। अदरवाइज आप स्टॉक मार्केट कर सकते हो, बट स्टॉक मार्केट में ये सारी चीज़ें तो आने ही वाली है, राइट। अभी सर म्यूचुअल फंड की बात हुई है, और मुझे पता है आप म्यूचुअल फंड में थोड़ा बहुत अच्छा भी काम करते हो, तो आप हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे चैनल पे भी म्यूचुअल फंड के ऊपर कुछ खास बात नहीं होती है, तो आप हमें बताइए हमारे व्यूअर्स को कि चलो स्टॉक मार्केट से तो
आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो और आपका अप्रोच राइट है, सारी चीज़ें राइट है, तो आप यहाँ से ऑब्वियसली पैसा बना सकते हो। बट समझो एक आदमी है जो एक मिडिल क्लास आदमी है, रिटेल आदमी है, जिसको अपना रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना है, उसको अपने बेटे को अच्छी पढ़ाई करवानी है, उसका कुछ गोल है, तो समझो अगर उसको पैसे बचाने हैं और उसको अपने जॉब पे फोकस करना है और म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करना है, तो व्हाट इज़ द गुड अप्रोच आप बोलोगे करने के लिए? और अगर इन द एंड आप फंड्स के बारे में भी बोलोगे तो आप क्या सजेस्ट करते हो, किसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें हमारी रिस्क एपेटाइट डिफाइन करनी चाहिए एक आम आदमी को कि कितना वो रिस्क टेकर है, कितना कंफर्ट लेवल है उसको। यूजुअली अगर समझो आपको सैलरी या बिजनेस इनकम से आप एक्स अमाउंट कमाते हो, समझो 100 रुपये कमाते हो पूरे साल में, तो आपको एटलीस्ट 50% तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है वाया म्यूचुअल फंड और वाया डायरेक्ट रूट, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल एंड वॉट एवर योर रिस्क एपेटाइट है। उस हिसाब से अगर आप कि समझो लोन भी चल रही है तो आपको एटलीस्ट इंश्योर इतना करना है कि 25 रुपीज़ आउट ऑफ 100 यू शुड प्लान टूवर्ड्स योर इन्वेस्टमेंट, बेयर मिनिमम। अगर आप मेरा देखेंगे तो मैंने जब आर्टिकलशिप मेरे सीए की स्टार्ट की थी, मेरा स्टाइपन 5,000 रुपये समथिंग था, तो उसमें से भी मैं इंश्योर करता था कि 2,500 और 3,000 का मैं SIP करता रहूँ। तो तब से लेके मैंने छोटा छोटा अमाउंट SIP तो करता ही रहता हूँ 20 साल तक। तो एट टाइम ऐसा हो जाता है कि आपका जब रिटायरमेंट होता है, 30 साल आपने काम किया है, तो आपकी जितनी एक्टिव इनकम होती है उतनी पैसिव इनकम म्यूचुअल फंड से स्टार्ट हो जाती है। ओके। तो वो आपको एक लाइन क्रॉस करनी है कि ओवर अ रिटायरमेंट आप जब 65-70 के होते हो तो आपकी जो एक्टिव इनकम है उतनी पैसिव इनकम आपके टोटल वेल्थ से आनी चाहिए पोर्टफोलियो। और हम सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं कहते हैं, हम वो कहते हैं कि थोड़ा गोल्ड लीजिए, 1-2 प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिससे रेंटल इनकम होनी चाहिए। तो आपका ओवरऑल जब रिटायरमेंट के टाइम वेल्थ होता है तो मैं 30-30 रेशियो में बिलीव करता हूँ कि 30% रियल एस्टेट में हो, 30% स्टॉक मार्केट में हो, 30% डेप्थ गोल्ड वो सब में हो, और 10% आपका इमरजेंसी कॉर्पस हो कि कोई हेल्थ इश्यू आए या कुछ भी आए तो कोई भी फॉर्म में हो, उस हिसाब से। राइट, तो बहुत सही था सर, मतलब पर इट्स अ लॉन्ग रन गेम, आपको थोड़ा थोड़ा करना है, बट आप उसमें रिटर्न 5 साल 10 साल 15 साल में वो एक बड़ा कॉर्पस हो जाता है। और बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता कि जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए, म्यूचुअल फंड हो या डायरेक्ट स्टॉक्स लिए हो, अगर आप वो बेच के कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपका वो अमाउंट पूरा एग्जम्प्ट हो जाता है 54F सेक्शन में। क्या, मैं समझा नहीं, वापस बोलो आप सर। राइट, क्या बोला ये आपने? कि समझो मैं मेरा रिटायरमेंट प्लान है एज अ यंग इंडिविजुअल, लोगों को एस्पिरेशन होती है कि मुझे प्रॉपर्टी बाई करनी है, ठीक है, लेकिन अभी समझो मुंबई जैसे शहर में अगर प्रॉपर्टी 1 BHK भी बाई करना है तो 1 करोड़ का तो एवरेज टिकट साइज होता है। तो मैं प्लान करूंगा, मैं 25 साल से मैं इन्वेस्ट करना चालू करूंगा कि मैं 30-35 तक एक कॉर्पस बनाऊं, और मेरा वो कॉर्पस समझो 60-70 लाख तक हो जाए, जिसमें समझो कैपिटल गेन हो 20-25 लाख, और वो पूरा में मेरा शेयर्स का कॉर्पस और म्यूचुअल फंड का बेच के अगर मैं प्रॉपर्टी लेता हूँ तो जो वो 30 लाख पे कैपिटल गेन लगने वाला होता है वो पूरा एग्जम्प्ट हो जाता है। अच्छा, राइट। ये मतलब 54F एक प्रोविजन है कि आपका लॉन्ग टर्म गेन्स जो रहता है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और म्यूचुअल फंड, वो अगर आप पूरा सेल्स प्रोसीड उसका रिडीम करते हैं और उससे आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इंडिया में लेते हैं तो वो पूरा एग्जम्प्ट हो जाता है अगर उसका वैल्यू 10 करोड़ से नीचे हो तो। और ये स्पेसिफिकली वही साल के लिए है जो साल में आप प्रॉपर्टी ले रहे हो? हाँ, समझो 25-26 में प्रॉपर्टी बुक करते हो, हाँ, और समझो आपने ये फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आपने थोड़े म्यूचुअल फंड और शेयर्स बेचे, हाँ, तो आपको 2 साल का टाइम दिया जाता है, 2 साल के अंदर आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। पर समझो 2 साल में, अभी समझो 1.5 साल हो गया और किसी ने वो प्रॉपर्टी खरीदी, पर उसने टैक्स तो पहले भर दिया था। नहीं, टैक्स भरना ही नहीं है, वो एग्जेम्पशन आपको रिटर्न में तभी क्लेम कर देना है कि मैं प्रॉपर्टी लेने वाला हूँ तो मैं टैक्स नहीं भरूंगा। अच्छा, और रिटर्न भरने तक नहीं लिया, समझो अभी हमारा नवंबर में बैठा है और हमने नवंबर में कुछ सेल किया और हमने मार्च में प्रॉपर्टी ले ली तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम फाइनेंशियल ईयर में आ गया। अगर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाता है और बीच में जून आता है तो हमें कैपिटल गेन अकाउंट खोलना पड़ता है बैंक में, वो फंड्स हमें उधर पार्क करने होते हैं और विद इन 2 ईयर का जो टाइमलाइन है वो पीरियड में हमें प्रॉपर्टी बाय कर लेनी है। प्रॉपर्टी बाय कर लिया तो वो पैसा वापस अपने पास आ जाएगा जो हमने वहाँ पे रखा है कैपिटल अकाउंट में? हाँ, वो कैपिटल अकाउंट से जो प्रॉपर्टी बाहर होगा ना उसके पास ही वो जाता उसके पास चला जाएगा डायरेक्ट। हाँ, सरकार को इंश्योर करना कि आप प्रॉपर्टी लेंगे, ऐसा ना हो कि आपने
प्रॉपर्टी नहीं लिया और वो 2 साल का पीरियड मिलता है। अगर सेम फाइनेंशियल ईयर में ले लिया तो कोई अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं। समझो मैंने अप्रैल में कुछ बेचा म्यूचुअल फंड वगैरह, लॉन्ग टर्म है, मैंने एडवांस टैक्स भी नहीं भरा क्योंकि मैं प्रॉपर्टी लेने ही वाला हूँ, और मैंने दिसंबर मार्च या उसके पहले मैंने प्रॉपर्टी ले ली, तो पूरा कैपिटल गेन मेरा एग्जम्प्ट हो जाएगा। नहीं, ये चीज तो नहीं पता थी, मुझे भी नहीं पता। हमारे वहाँ बहुत ITR रिटर्न्स फाइलिंग के लिए लोग आते थे, तो उन्होंने प्रॉपर्टी ली होती थी और उन्होंने म्यूचुअल फंड बेचे होते थे, तो उनको भी नहीं पता होता था और उन्होंने एडवांस टैक्स भी भर दिया होता था। तो फिर हम उनको करेक्ट गाइड करते थे कि नहीं, ये आप बेनिफिट ले सकते हैं और उस पर आपको पूरा एग्जम्प्ट हो जाता है। बट अभी जिसने समझो भर दिया और फिर लिया तो उसका तो वापस से नहीं आ सकता ना वो पैसा। रिटर्न भरने के टाइम आपको क्लेम करना पड़ता है। नहीं, अगर क्लेम ही नहीं किया और उसको पता नहीं था, उसने भर दिया। रिवाइज रिटर्न आप फाइल दिसंबर तक कर सकते हो ड्यूरिंग द ईयर, मीन्स लास्ट ईयर का रिटर्न अभी ये 31 दिसंबर 2025 तक हम रिवाइज कर सकते हैं। तो उसमें वो बेनिफिट वापस क्लेम कर सकता है। अगर समझो लास्ट फाइनेंशियल ईयर किसी ने ऐसा किया हो और वो बेनिफिट नहीं लिया हो, तो वो रिवाइज रिटर्न भर सकते हैं दिसंबर के पहले। नहीं, ये चीज़ बहुत अच्छी बताई सर आपने, बस पर मुझे भी नहीं पता थी स्पेशली। अच्छा सर, अभी ऐसी कोई चीज़, मतलब मेरे तरफ से तो सारे क्वेश्चन मैंने आपको पूछ लिए, अब ऐसी कोई चीज़ है जो मुझे ऐसा मैंने आपसे पूछी नहीं अकाउंटिंग के रिलेटेड, और आपको ऐसा लगता है कि विजय ये बताना चाहिए लोगों को, तो आप बताइए। बहुत बार हमें ये भी क्वेरी आती है ऑडिट कब लगेगा। हाँ, कि वो लोग ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं, तो टर्नओवर बहुत करोड़ों में हो जाता है। तो हमें ये देखना है कि इंट्राडे में जो वो डिफरेंस होता है प्रॉफिट और लॉस का, वो 2 करोड़ का लिमिट होता है। मतलब टोटल साल में के लिए 2 करोड़ से 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो नहीं, 2 करोड़ का प्रॉफिट नहीं, टैक्सेशन में वो लोग अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं टर्नओवर। 2 करोड़ का टर्नओवर बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस होता है तो हम समझते हैं जो भी सेल्स हुए उसका टर्नओवर जो होता है 2 करोड़, तो आपको ऑडिट लागू हो जाता है। ठीक है। और इंट्राडे एफएनओ में कैसा होता है ना, वो लोग पॉजिटिव नेगेटिव डिफरेंस लेते हैं कि समझो आपने एक ट्रेड किया, कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया, उसमें आपने 100 रुपये का प्रॉफिट किया, कुछ कॉन्ट्रैक्ट में 200 का लॉस किया, तो वो टोटल 2 करोड़ का होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिला के। समझो लॉस यू हैव टू इग्नोर और वो टोटल 2 करोड़ करना है, वो अगर क्रॉस होता है तो ऑडिट मैंडेटरी हो जाता है। तो बहुत लोग कभी ऑडिट स्किप भी कर देते हैं, उनको पता ही नहीं होता। तो ऑडिट करना जरूरी है, तो एटलीस्ट आपका जो लॉस है या प्रॉपर प्रॉफिट है वो कैलकुलेट होता है और आपको पेनल प्रोविजन नहीं लगते। नहीं तो ऑडिट नहीं करने की पेनल्टी भी 1.5 लाख रुपए है, तो वो बच जाती है। ठीक है, सो थैंक यू सर। आज वैसे मैंने सर से बहुत टाइम से हम लोग बात कर रहे थे ये पॉडकास्ट लेने के लिए। जैसे सर ने बताया कि सर आप जापान गए हुए थे एक स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, तो जैसे सर वहाँ से आए, सर ने मुझे मैसेज किया एंड फिर हम यहाँ पे आके सर के ऑफिस में ये पॉडकास्ट बनाया है। अभी देखो, मेरे तरफ से तो मुझे लगता है मैंने मेजर चीज़ें कवर कर ली है। जो भी आप लोगों ने मुझे पूछे हैं क्वेश्चन रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट टैक्सेशन, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन मैं भूल गया हूँ या कुछ छूट गया है, तो आप नीचे कमेंट्स में बताइए। हम डेफिनेटली सर से पूछ के वो आपको रिप्लाई कर देंगे। और सर का जो मतलब हमें ऑफिस डिटेल अगर आपका देना हो, ऑफिस नंबर या किसी को कुछ क्वेरी हो या कुछ करने के लिए, वो कमेंट करेंगे, आई कैन हेल्प यू इन रिप्लाई। एंड ईमेल आईडी वगैरह कुछ आई विल शेयर विथ यू, यू कैन पोस्ट। सर का ईमेल आईडी मैं दे दूंगा ऑफिस का, एंड सर का ट्विटर आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप लोगों को जो भी होगी, मेजरली तो सर कमेंट्स में ही आपको आंसर कर देंगे, और अगर फिर भी आपको सर को कुछ ट्विटर पे पूछना है तो वहाँ पे आप पूछ सकते हो। तो बस यही था हमारा आज का ये वीडियो। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा ये पॉडकास्ट, क्योंकि मैंने ऐसा सोचा कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, ट्रेडिंग करते हो, तो आप लोगों को ये टैक्सेशन के बारे में भी चीज़ों को लेकर जानकारी होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। राइट सर? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और मैं थैंक्स कहना चाहूँगा विजय को टू प्रोवाइड मी द अपॉर्चुनिटी कि आप लोग के साथ इंटरेक्ट कर पाया। थैंक यू वेरी मच। नहीं, थैंक यू। अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूँगा ऐसे कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।